हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स ग्लोरियस लीगल वेब। कल के वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल्स 124 से लेकर 147 पे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 124 एलिजिबिलिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट नॉट मोर देन 65 ईयर्स, यानी बिलो 65 ईयर्स होना चाहिए। दूसरा जो है नो मिनिमम एज लिमिट, यानी हमारे जो 18 साल 21 साल इस तरह का मिनिमम एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। दूसरा जो है एक्सपीरियंस, तो 5 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए जज इन हाई कोर्ट और मिनिमम 10 इयर्स प्रैक्टिसिंग एडवोकेसी। तो ये हो गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट्स होने के लिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी। अब हम लोग आते हैं कि प्रोसीड्यूर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए बाकायदा एक प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा। हमारे आर्टिकल 124(1) कह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, तब एक चीफ जस्टिस के साथ 7 अदर कंपेनियन जजेस थे, लेकिन आज के प्रोस्पेक्ट में एक चीफ जस्टिस के साथ 33 अदर कंपेनियन जजेस है। आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 2 में कह रहा है कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट दिलाएंगे वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगे। आगे हम लोग प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस को देखते हैं। अपॉइंटमेंट्स की जो प्रोसीड्यूर है, आप सब जानते हैं कि इसको प्रोसीड्यूर को फॉलो करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम्स का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को ओपिनियन भेजना पड़ता है कि किस किस सुप्रीम कोर्ट से अपना ओपिनियन मांगेगा कि किसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करना है। सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियंस देंगे। ये जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से देंगे वो 4 अदर जजेस से कंसल्ट करने के बाद देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे चीफ जस्टिस अकेले जिसका मर्जी हुआ किसी का भी नाम रिकमेंड कर दिया, ऐसा बात नहीं। यानी अदर 4 जजेस के साथ कंसल्ट करके अपना ओपिनियंस दायर करेंगे। ये जो ओपिनियन है इसका कम्युनिकेशंस करेंगे, लेकिन ये जो कम्युनिकेशंस इंटरनल जो भी उनकी जो प्रोसीड्यूर को फॉलो किया गया, किस तरह का बातचीत हुआ, इसका कम्युनिकेशंस करना जरूरी नहीं है। यानी गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को हर बारीकी एक एक चीज को बताने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कंसल्टिंग जो प्रोसीड्यूर होगा ये लेकिन रिटिन में होगा, रिटिन में कंसल्टिंग प्रोसीड्यूर होगा और निश्चित रूप से ये सीनियरिटी बेसिस, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि कॉलेजियम सीनियरिटी बेसिस के ऊपर ही होगा। और ये सीनियरिटी क्या होगा? ईयर ऑफ सर्विस के कितने साल उन्होंने प्रैक्टिस क्या कहते हैं जजेस में हैं, कितने साल से उनकी प्रैक्टिस है, इन सब चीजों पे, जिसको हम लोग कॉलेजियम सिस्टम्स कहते हैं। आर्टिकल 124 सब आर्टिकल्स 4 जो है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो रिमूवल ऑफ जजेस एक लंबा माने जिसको हम लोग टेढ़ी खीर कहते हैं, उस तरह की सिचुएशंस है। इतना आसान प्रोसीड्यूर नहीं है। तो ये अब सब जानते हैं कि ये जैसे अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्रेसिडेंट दिलाते हैं, तो अगर उसके इम्पीचमेंट लाने के बाद उसको हटाना है तो वो प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो क्या है, ये 2 कारणों से हो सकता है, ओनली मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। अगर वो कैपेसिटी में नहीं है, उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे 2 सिचुएशंस में
उसके ऊपर इम्पीचमेंट किया जा सकता है। अब ये इम्पीचमेंट कैसे हो सकते हैं कि बोथ हाउसेस में मोशंस में पास करना होगा। और ये कैसा होगा कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इनके डिटेल प्रोसीड्यूर दिया हुआ है, उस डिटेल प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हुए होगा। इम्पीचमेंट लोकसभा में अगर लाया जाता है पहले नोटिस, तो कम से कम 100 सिग्नेचर नोटिस होना चाहिए 100 मेंबर्स का। अगर राज्यसभा में पहले नोटिस लाया जाता है तो कम से कम 50 साइड नोटिस होना चाहिए। अब अगर दोनों सभा में ये इम्पीचमेंट्स का जो मोशन जो है पास हो गया, तो फिर जो है प्रेसिडेंट उनके ऊपर उसके रिमूवल के लिए अपना लेटर बनाएंगे। तो ये था हमारा। और इसमें एक चीज और है कि इसमें फिर जो है जब मोशन पास होने के बाद 3 मेंबर्स कमेटी बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ कोई एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। इसके अलावा डिस्टिंग्विश जजेस जूरिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं ये होंगे। ये तीनों जज जब कमेटी जब एक रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को सौंप देंगे कि वाकई ही इनको एक चीज जिसमें और था कि जब दोनों सदन में पास हो गया, मोशन पास हो गया, तब जो है एक चार्जशीट फ्रेम करेंगे ताकि उन जिस जज के ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया उनको भी तो एक मौका देना चाहिए कि उनकी अपनी बात रखने के लिए। इसीलिए चार्ज फ्रेम होगा और चार्ज फ्रेम के हिसाब से उन्होंने अपनी बात जब रख देगा तो इस कमेटी जो है उन पर जो है अपना रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के आधार पर उनको जो है रिमूवल की लेटर बनाएंगे। तो ये इंटायर प्रोसीडिंग था। यानी चार्ज जो डेफिनेटली जो चार्ज फ्रेम होगा बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द कमेटी। यानी 3 मेंबर्स जो कमेटी है वो कमेटी एक इन्वेस्टिगेशन करके चार्ज फ्रेम करेंगे और उस चार्ज के बेसिस पे हमारे प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूवल करेंगे। तो ये था हमारा रिमूवल प्रोसीजर। अब जो है हम लोग आते हैं कि कॉलेजियम के बारे में हम लोग डिस्कस किए। कॉलेजियम में क्या है कि हमारे चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट निश्चित रूप से सीनियर मोस्ट जस्टिस होने के वजह से ही होता है। ये कॉलेजियम का सिस्टम है। लेकिन 1973 में A.N. रॉय को 3 सीनियर जजेस को छोड़ते हुए 3 सर्वोच्च जजेस को टपकते हुए A.N. रॉय को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। उसी तरह 1977 में M.H. बेग को सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तब जाके 1993 में सुप्रीम कोर्ट जो है एक केस में सुप्रीम कोर्ट AOR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह ऑर्डर पास किया कि किसी भी परिस्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम के बेसिस पे यानी सीनियरिटी के बेसिस पे ही होगा। इसके अलावा कोई और दूसरे बेसिस पे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जा रहा है तो आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग आज हम लोग आर्टिकल 142 पढ़े। अगले वीडियो में 143 और अदर्स आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे। तो हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।